नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। जिस जोश के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ये काबिले तारीफ है। इसी तरह लगे रहिए, मेरी गारंटी है कि आप सफल ज़रूर होंगे। आप में से जो अभ्यर्थी 2022 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देखिए सब डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ दीजिए, एकदम कमर कस लीजिए और पढ़ाई में जुट जाइए, आप सफल ज़रूर होंगे। आप में से जो 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक लंबा रास्ता है, दृढ़ता के साथ एक एक कदम करके इस पे चलते जाना है, रुकना बिल्कुल नहीं है और अपनी मंजिल को देखिए पा लेना है। 2023 की इस तैयारी में संस्कृति आईएएस आपके साथ है। मैं और शिल्पी मैम, हम दोनों ही अपना अपना जो रोल है वो अदा कर रहे हैं। आपका रोल है पढ़ाई करना और आपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहना है, जोश बनाए रखना है, कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है और इसी कॉन्फिडेंस के साथ जो है आज की वीडियो को सुनना है। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में देखिए जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है ये है आसानी चक्रवात। आसानी ये एक श्रीलंकाई भाषा जो कि सिहली है उससे लिया गया शब्द है और इसका जो अर्थ होता है वो होता है क्रोध। जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है उन्होंने ये कहा है कि एक सीवियर साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि एक भीषण चक्रवाती तूफान में ये बदल गया है। आप देखेंगे न्यूज़पेपर में, देखिए इसके बारे में एक आर्टिकल आया था और आसानी का देखिए मई 7 से लेकर और मई 12 तक की प्रेडिक्शन को लेकर उन्होंने एक पाथ भी दिखाया हुआ था। देखिए जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है उन्होंने कहा है कि ये जो साइक्लोन है ये दक्षिण पूर्व और इससे सटा हुआ जो मध्य पूर्वी बंगाल की खाड़ी है इसके ऊपर एक सीवियर साइक्लोन के रूप में जो है बदल गया है। अब देखिए साइक्लोन के आकार की अगर बात की जाए तो भगवान जी ने कोई स्केल तो ले नहीं रखी है कि उससे नाप के वो सारे साइक्लोन एक जैसे बनाएंगे। साइक्लोन देखिए अलग अलग आकार के होते हैं। इनके अगर आकार की बात करें तो 80 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक का एरिया ये कवर कर सकते हैं। साइक्लोन जो बनता है पहले एक निम्न वायु दाब का एरिया जनरेट होता है। उस निम्न वायु दाब वाले एरिया में हवाएं जो है ऊपर चली जाती है, बीच में एक स्पेस खाली हो जाता है तो आसपास की जो पवनें हैं उस निम्न वायु दाब वाले एरिया को भरने के लिए जो है वहाँ पर आने लगती हैं। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह की दिशाएं पवनों की बनती हैं और पवनें जो है बाहर से केंद्र की ओर जो है गति करती है और केंद्र के अंदर एक लो प्रेशर का एरिया क्रिएट रहता है और यही चीज़ देखिए इस तरह से घूमती है और फिर जो है साइक्लोन का एक आप कह सकते हो फॉर्म बनता है। अगर मैं बात करूं कि उत्तरी गोलार्ध की तो घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, यानी कि आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से जो है साइक्लोन फॉर्म होता है आपका, क्योंकि घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। और अगर आप बात करें दक्षिणी गोलार्ध की तो घड़ी की सुइयों की दिशा में, यानी कि कुछ इस तरीके से ये फॉर्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए साइक्लोन ना सिर्फ करंट का बल्कि ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट के सिलेबस का भी एक हिस्सा है, तो इसके स्टैटिक्स से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो आपने जो है अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि जो चक्रवात है, साइक्लोन है, ये कितने टाइप का होता है। मोटे तौर पर 3 तरह का होता है। एक होता है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरा होता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और आपका होता है प्रति चक्रवात, यानी कि एंटी साइक्लोन, और ये शीतोष्ण वाला आपका क्या आएगा, टेम्परेट साइक्लोन। आइए एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो ये कहाँ पर आते हैं भाई। ट्रॉपिकल साइक्लोन इनका जो नाम है वो रखा ही इस बेस पे गया है कि जो ट्रॉपिकल वाला एरिया है ये उसी को कवर करते हैं। देखिए 5 डिग्री से लेके 20 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये आते हैं। हमारे देश की बात करें तो हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का 8% जो है इन चक्रवातों से प्रभावित है। अगर बात की जाए जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं उनके कंपैरिजन में ये ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादा खतरनाक होते हैं। यहाँ पर देखिए आईएमडी के द्वारा आसानी का एक फोटो दिखाया गया है। सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम जो है उन्होंने इसको कैटेगराइज किया है। इसके बाद देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, अब इनका भी देखिए जिस एरिया में ये आते हैं उसके बेस पर नाम रखा गया है। तो ये आते हैं 30 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में। इनका जो आकार होते हैं वो ज़्यादा विस्तृत होते हैं, लेकिन पवनों की गति थोड़ी सी कम होती है और जैसा मैंने आपको
पहले बताया, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में कम विनाशकारी होते हैं। अब देखिए साइक्लोन को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर जो है आइडेंटिफाई किया गया है। देखेंगे जो श्रेणी 1 है, ठीक है, ये 90 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा चक्रवात की गति होती है। श्रेणी 2 की बात करें 125 से 164, श्रेणी 3 165 से 224, श्रेणी 4 225 से 279 और श्रेणी 5 280 और उससे अधिक किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो स्पीड है वो 280 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है और इससे ऊपर भी हो सकती है और कैटेगरी 5 का जो है साइक्लोन हो जाएगा। 2 मैंने आपको बता दिए। एक तीसरा प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन, ये देखिए मैं आपको समझाती हूँ। चक्रवात बनने की दिशाएं या कंडीशन जब विपरीत हो जाती है, यानी कि जब बीच में लो प्रेशर था वो हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है, तो देखिए एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बनती हैं और इसकी स्पीड भी और इसकी जो दिशाएं हैं पवनों की वो भी बदल जाती है। शांत जो है मौसम हो जाता है एंटी साइक्लोन आने के बाद। ठीक है, तो अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कितना आपको समझ में आया है और एंटी साइक्लोन क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए अलग अलग देशों में साइक्लोन्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अटलांटिक महासागर में इसको हरिकेन बोलते हैं, चीन में देखिए इसको टाइफून बोला जाता है, पैसिफिक ओशन में टाइफून बोलते हैं, मैक्सिको की खाड़ी में टॉर्नेडो कहा जाता है और बंगाल की खाड़ी में देखिए चक्रवात बोला जाता है। भारत में पिछले कुछ सालों में जो ज़्यादा बड़े साइक्लोन्स आए हैं, अगर उनके बारे में बात करें तो देखिए ताउते ये 2021 में आया था, अम्फान हमने इसके बारे में पढ़ा भी होगा 2020 में आया था, फानी ये 2019 में आया था। फिर देखिए इसमें जो है डिटेल्स बताई हुई है कि जो ताउते है वो दक्षिण भारत, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र में आया था और वर्षा और शक्तिशाली तेज हवाओं की वजह से ये जो है उत्पन्न हुआ था। देखिए साइक्लोन की ये तो विशेषता ही है कि स्पीड जो है पवनों की बहुत ज़्यादा होगी, बारिश बहुत तेज़ होती है, तबाही एक तरीके से हो जाती है और तटीय जो हमारा रीजन है उसको बहुत ज़्यादा क्षति जो है पहुँचती है। अभी आसानी साइक्लोन की वजह से आईएमडी ने मछुआरों के लिए देखिए अधिसूचना जारी की है कि जब तक अगली अधिसूचना नहीं आ जाती तब तक जो है वो तटों की ओर अपना रुख ना करे। तो साइक्लोन आप समझ गए, स्टैटिक में आपने इसको पढ़ना है। एक करंट अफेयर के रूप में आसानी साइक्लोन आप अपने नोट्स के साइड में जो है नोट कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए नोट्स आपके बनते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। ये है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि यूपीएससी का एग्जाम आप देते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है भाई, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बाकी तो पूरा हमारा जितना दम है उसके हिसाब से जितना पढ़ सकते हैं एग्जाम दे सकते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट के आपको जज बनना है तो क्या आपके पास क्वालिफिकेशंस हों या क्या ऐसी योग्यताएं आपके पास हों कि आप सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे। इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए जो सुधांशु धुलिया है और जमशेद है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रूप में ओथ ली है। इससे पहले मैंने आपको कॉलेजियन सिस्टम के बारे में पढ़ाया था, बेहद इंपॉर्टेंट वो वीडियो थी, अगर नहीं देखिए तो उसको जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 5 है यानी कि पार्ट 5, उसमें जो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है वो सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है। ठीक है, तो भाग 5 ये आपने जो है ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 124(1), ये कहता है भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई होंगे, 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते जब तक कि कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित नहीं कर देती। यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन टोटल 8 जजों की बात करता है, जिसमें से एक होंगे हमारे सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी 7 न्यायाधीश होंगे। ये कहता है जब तक संसद कोई कानून ना बना दे तब तक 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इसके बाद देखिए सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या 2019 विधेयक, इसमें जो है 4 न्यायाधीशों की वृद्धि की गई और फाइनली अब जो है न्यायाधीशों की जो संख्या है उसको 31 से बढ़ाकर 34 कर दिया है। यानी कि 2019 से पहले भी रूल आए होंगे और 8 से बढ़ाकर ज़्यादा किया होगा, फाइनली 31 था, 2019 में 4 और जोड़े गए तो अभी कितना हो गया, ये 34 हो गया है। तो इतना जो है ध्यान रखिएगा, इतना आपने एक इंपॉर्टेंट को जरूर ध्यान रखना है कि संसद के पास ये शक्ति है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या को बढ़ा सकती है। अब देखिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। पहले आप एक भारत के नागरिक हो, ये तो जरूर होना चाहिए। फिर कम से कम 5 सालों के लिए किसी उच्च न्यायालय में या विभिन्न उच्च न्यायालयों का आपको न्यायाधीश होना चाहिए, या फिर ये तो होना ही है
10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए, या फिर आपको क्या है उसे राष्ट्रपति के मत में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए। यानी कि आप भारत के नागरिक हैं और राष्ट्रपति को लगता है भाई आप तो बहुत ही कमाल के न्यायवादी हैं, आपको तो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, तो आपको भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि ये अगर कंडीशन पूरी हो रही है तो आप भी सुप्रीम कोर्ट का जज जो है टेक्निकली डेफिनेशन के अनुसार बन सकते हैं। इसके बाद देखिए रिटायरमेंट की बात करते हैं तो 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद जो है उसका निर्धारण करेगी, यानी कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकाल को लेकर भी कोई विवाद उठता है तो अंतिम फैसला जो है संसद के पास ही होगा। ठीक है, वो अपना रिजाइन भी दे सकते हैं या फिर महाभियोग लगाकर भी उनको हटाया जा सकता है। या तो 65 साल पूरे हो गए तो आप जो है हट जाएंगे, या आपने रेजिग्नेशन दे दिया, या फिर आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से संसद आपको महाभियोग लगाकर भी हटा सकती है। पॉलिटी का ये टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा। तो इनको आपने ध्यान रखना है और इस वाली स्टेटमेंट को खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप हाई कोर्ट के जजेस की एलिजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे तो ये स्टेटमेंट वहां पर नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए है, इतना आपने समझ लिया। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, तटीय क्षेत्र विनियमन, यानी कि कोस्टल रीजन, जो कोस्टल जोन की रेगुलेशंस है, CRZ है, ठीक है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए अभी क्या है, अंडमान में गैस बेस्ड पावर प्लांट लगा है, तो इसकी वजह से जो कोस्टल रीजन है उसकी रेगुलेशन वाली चीज़ें उठी थी। इसके साथ आइलैंड को लेकर क्या कुछ रेगुलेशंस है, ये देखिए न्यूज़ में था। आइए पढ़ते हैं। देखिए जो CRZ नियम है, ठीक है, कौन से नियम आपके, कोस्टल रेगुलेशन जोन, ये समुद्र के समीप का जो नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जो बहुत ही वल्नरेबल इकोसिस्टम है आपका, उसको लेकर जो है बचाव की बात करता है, उसकी रक्षा करता है और वहाँ पर मानवीय और औद्योगिक गतिविधियों को क्या है, रेगुलेट करता है। यानी कि वैसा पारिस्थितिकी तंत्र जो ऑलरेडी बहुत परेशान है, मानव उसको और ज़्यादा परेशान ना करे, तो उसकी रोकथाम के लिए कुछ नियम जो है बनाए गए हैं। इसमें देखिए शक्ति जो मिली है नियमों को बनाने की, वो कहाँ से मिली है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले नियम बनाए गए थे 1991 में और उसके बाद से लगातार जो है ये अपडेट होते आ रहे हैं। अब देखिए ये कुछ प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हैं, जैसे बड़ा निर्माण अगर आप कर रहे हैं, नए उद्योगों की आप स्थापना कर रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा देखिए जो समुद्र तट से एक निश्चित दूरी के भीतर कुछ खतरनाक सामग्री वगैरह है उसको लाना ले जाना, इन सारी चीजों का जो है ये नियमन करते हैं। जो CRZ के नियम है वो कहते हैं कि जो उच्च ज्वार रेखा हाई टाइड लाइन से लेके 500 मीटर तक का एरिया होगा उसको हम देखिए रेगुलेट करेंगे। अब देखिए दो वर्ड आएंगे बार बार, एक हाई टाइड लाइन और एक आपका है लो टाइड लाइन। इसके अलावा आपके वर्ड आएंगे CRZ1, CRZ कैटेगरी 2। तो ये सब क्या होता है, इसको हम पहले थोड़ा सा जो है समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने ये पिक्चर पहले से ही आपके लिए ड्रॉ करके रखी हुई थी। सबसे पहले तो ये देखिए ये वाला जो एरिया है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ। ये वाला जो एरिया है ये दरअसल आपके पानी वाले एरिया को दिखाता है। जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है, जो ज्वारीय लहर यानी कि जो लो टाइड आता है, जब वो लोवेस्ट लाइन तक जाता है उसको बोलते हैं आपकी लो टाइड लाइन, ठीक है। यानी कि ये जो लाइन है ये आपकी लो टाइड लाइन है। अब अगर थोड़ा सा उच्च ज्वार आएगा तो पानी थोड़ा आगे तक उठेगा, तो जो हाईएस्ट लाइन है जहां तक पानी उठ के जाता है, देखिए वो लाइन है ये वाली, इसको बोला जाता है हाई टाइड लाइन। अब इस हाई टाइड लाइन से लेकर ये जो 500 मीटर तक का एरिया है इसको दरअसल CRZ रेगुलेशन के तहत रेगुलेट किया जाता है और इसी को अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। जैसे जो लो टाइड लाइन है यहाँ से लेकर जो समुद्र के अंदर 12 नॉटिकल मील तक का एरिया होता है, ये देखिए ये आपकी क्या है, लो टाइड लाइन है। और इसके बाद ये देखिए 12 नॉटिकल मील तक का एरिया है, इसको CRZ4 के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे जो आपका डेवलप्ड एरिया है जहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह है, ठीक है, ऑलरेडी कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन हो रखी है, उसको CRZ2 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपकी हाई टाइड लाइन है उससे
से 50 मीटर तक एक आपकी नो डेवलपमेंट जोन है, यानी कि कोई विकास गतिविधि नहीं हो सकती, और एक आपकी लो टाइड लाइन से 200 मीटर तक नो डेवलपमेंट जोन है। इनको भी फर्दर कैटेगराइज किया गया जैसे CRZ1A, CRZ1B, यानी कि जो आपका हाई टाइड लाइन से लेकर 200 मीटर तक वाला आगे एरिया है, इसको आपका देखिए CRZ1A, CRZ1B इन सब में डिवाइड किया गया है। फिर कुछ एरिया ग्रामीण वाला होता है, रूरल एरिया होता है, जो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, उसको देखिए CRZ3 के रूप में कैटेगराइज किया गया है। इस CRZ को फर्दर 2 पार्ट में बांटा गया है, CRZ3A और 3B। तो देखिए जो 2011 की जनगणना थी, अगर वो ये कहती है कि इस एरिया की जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका 2161 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है, तो वो आपका CRZ3 में आ जाएगा। अगर डेंसिटी से कम है तो वो उसका जो है B में आ जाएगा। तो हायर डेंसिटी वाले में वो 200 मीटर तक डेवलपमेंट की अनुमति देता है और लो वाले में नहीं देता है। इसको बस आपको मैंने इसलिए बताया है कि जब ये वर्ड आए तो आप डरे नहीं कि यार ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। ये आपसे पूछा जाने वाला नहीं है एग्जाम में, लेकिन हाँ आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि लो टाइड लाइन होती क्या है, हाई टाइड लाइन होती क्या है। क्या चीज़ याद रखनी है, 200 मीटर तक वाला जो एरिया है हाई टाइड लाइन से उसको रेगुलेट किया गया है। लो टाइड लाइन से 12 नॉटिकल मील तक का जो एरिया है उसको CRZ4 बोला गया है। ठीक है, उसके बाद CRZ किसको बोला गया है, जो अर्बन एरिया वाला है, अच्छा खासा डेवलप हुआ है। CRZ3 किसको बोला जाता है, जो थोड़ा सा अनडिस्टर्ब्ड एरिया है, रूरल एरिया है, उसको फर्दर जो है बांटा गया है। ठीक है, और इसके अंदर 20 आप कह सकते हैं 200 से लेके 500 मीटर वाला एरिया जो है अलग अलग कैटेगरी में बताया हुआ है। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल छोटे छोटे लाइनों में जो मैंने आपको बताया है उसको थोड़ा सा जो है ध्यान रखना है। तो ये कैटेगरीज आपने अच्छे से समझ ली। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं, वापस से अपनी PPT पे आते हैं हम लोग। यहाँ पर अगेन देखिए बताया हुआ है कि CRZ1 जो मैंग्रोव है, कोरल रीफ है, सैंड ड्यून्स है, जो बहुत ही ज़्यादा बेचारा खतरे से प्रभावित होने वाला एरिया है, कहने देते बेचारा उस तरह का, वो CRZ1 में आएगा। CRZ2 कौन सा हो जाएगा, तो जो एरिया डेवलप्ड हो रहा है और शोर लाइन के पास है। CRZ3 जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने आपको बताया ना 2161 है। ठीक है, और ये आपका नो डेवलपमेंट जोन होगा। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये आप जो है समझ गए। अब आ जाइए कि जो है नए नियमों में द्वीपों को लेकर भी एक जो है नियम सरकार ने दिया है। ये क्या कहता है कि मुख्य भूमि के पास के जो सभी द्वीप होंगे, साथ में जो बैक वाटर द्वीप होंगे, उसमें 20 मीटर का नो डेवलपमेंट जोन है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि द्वीप आइलैंड का 20 मीटर का जो होगा वो नो डेवलपमेंट जोन होगा, वहां पर आप कुछ भी जो है निर्माण गतिविधि नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। अब एक और चीज आपने ध्यान रखनी है कि ये जो नियमन है CRZ के जो नियम से बनाए तो जाते हैं आपके पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, लेकिन इनको जो एग्जीक्यूशन होता है, जो कार्यान्वयन होता है, वो संबंधित राज्य सरकार के द्वारा जो है किया जाता है। और राज्यों से ये भी अपेक्षा की जाती है कि जब वो अपनी तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएं बनाए तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा बनाए गए इन नियमों का ध्यान रखें। स्टेटमेंट ऐसे ही आएगी कि नियम बनाता कौन है, एग्जीक्यूशन करता कौन है। ठीक है, तो जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है ना, वहां से प्रश्न बनने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा रहती है। तो इस मुश्किल से टॉपिक को हमने आसान करके समझा। अब हम अपना बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, ऑपरेशन दूधी। ये देखिए जम्मू कश्मीर में जो हमारी असम राइफल्स की 7वीं बटालियन थी, उसने एक बेहद साहसपूर्ण कारनामा किया था जिसको अब तक का एक बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। इसमें केवल 14-15 लोगों ने मिलकर ही 70 आतंकवादियों को मार गिराया था और करीब 13 आतंकवादी उन्होंने जो है जिंदा पकड़े भी थे। बहुत ऊंचाई पर थे, उनके पास हथियार भी अत्याधुनिक नहीं थे, संख्या में बहुत ज़्यादा कम थे क्योंकि आतंकवादियों की संख्या 100+ थी, लेकिन बेहद साहसपूर्ण कार्रवाई करके जो है उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। तो इन लोगों को सम्मान देने के लिए देखिए अभी क्या है, एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसकी वजह से ये ऑपरेशन दूधी न्यूज में है। तो देखिए जो असम राइफल है, इन्होंने 5 मई 1991 को इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था और जो असम राइफल के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल PC नायर, उन्होंने 7वीं बटालियन असम राइफल्स के कर्मियों को जो है सम्मानित किया है। अब देखिए इस असम राइफल के बारे में हमें पता होना चाहिए।
1835 में स्थापित हुई है। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। मुख्यालय है शिलोंग में। और इम्पोर्टेंट लाइन ये है जहां से प्रश्न बनने की संभावना है, इसका जो संचालन नियंत्रण है वो तो देखिए रक्षा मंत्रालय के पास है, लेकिन इसका जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो देखिए गृह मंत्रालय के पास है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम बात करते हैं अपने आज के लास्ट के टॉपिक की, जो है बॉन्ड यील्ड। ये वर्ड आता होगा। देखिए बॉन्ड यील्ड होता क्या है। बॉन्ड्स आपको पता है, सरकार को जब भी उधार में पैसा चाहिए होता है वो कुछ बॉन्ड्स जो है मार्केट में रिलीज कर देती है। वो बॉन्ड लोग खरीदते हैं, सरकार उन बॉन्ड्स के बदले उनको एक इंटरेस्ट रेट पे करती है, और जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो पूरा जो है प्राइमरी अमाउंट सरकार के द्वारा लौटा दिया जाता है। कॉर्पोरेट्स भी ये काम करते हैं, वो भी बॉन्ड्स जारी करते हैं जिनको कॉर्पोरेट बॉन्ड कहते हैं। तो देखिए बॉन्ड पर जो इंटरेस्ट मिलता है वही उस बॉन्ड का यील्ड है, यानी कि बॉन्ड पर जो आप लाभ कमा रहे हो वो आपका क्या है, बॉन्ड यील्ड है। अब मान लीजिए 100 रुपये का एक आपका बॉन्ड है और इस पर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 8% का मिल रहा है, तो आपको क्या है 8 रुपये का लाभ मिल रहा है यहाँ पे। अभी इसकी बॉन्ड यील्ड कितनी चल रही है, 8 रुपीज़ की चल रही है। लेकिन मान लीजिए कि आपका ये जो 100 रुपये का बॉन्ड है इसको आपने बेच दिया किसी और व्यक्ति को, क्योंकि आपको मज़ा नहीं आ रहा था इसको रख के, आपको लग रहा था मेरे पैसे इसमें बर्बाद जा रहे हैं, मैं कहीं और अच्छी जगह अपने पैसे इन्वेस्टमेंट करूंगा। इस बॉन्ड को जो मर्जी खरीद ले, जैसे मर्जी बिक जाए। आपने इसको 90 रुपये में बेच दिया, लेकिन इंटरेस्ट तो फिक्स रहता है ना, इंटरेस्ट तो ऊपर नीचे नहीं होगा। 90 रुपये में जिसने खरीदा उसको भी 8% का देखिए बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो अब आप एक बात बताइए कि जिसको 100 रुपये पे 8% मिल रहा था उसको तो 8 रुपये मिल रहे थे, जिसने 90 में खरीदा है लेकिन फिर भी उसको देखिए 8% 8 रुपये मिल रहे हैं, तो क्या इसके लिए जो है बॉन्ड का जो आप कह सकते हैं लाभ है वो बढ़ नहीं गया है? क्योंकि 100 रुपये वाले को भी लाभ देखिए 8 रुपये मिल रहा था 100 रुपये लगाने पर, यहाँ 90 रुपये लगाने पर भी उसको जो है 8 रुपये फिक्स है वो तो मिल रहे हैं। इसका मतलब बॉन्ड पर लाभ उसका जो है बढ़ गया है, यानी कि बॉन्ड की यील्ड बढ़ गई है। तो यहाँ से क्या आपको एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि जो बॉन्ड का मूल्य है, जो बॉन्ड का प्राइस है, उसके आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी बॉन्ड यील्ड। यानी कि अगर बॉन्ड का मूल्य बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड कम होती है, अगर बॉन्ड का मूल्य गिरेगा तो बॉन्ड यील्ड ज़्यादा होती है। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो बस इतने से ही एग्जाम में प्रश्न बनता है, इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बॉन्ड यील्ड की वजह से फ़र्क क्या क्या पड़ते हैं ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये बताया गया है कि बॉन्ड पर पहले से तय दर पर ब्याज मिलता है, इसमें बदलाव नहीं होता है। इसीलिए जिस दर पर किसी भी बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान किया जाता है वो उसकी कूपन दर होती है, इसी से बॉन्ड यील्ड का जो है पता निकलता है। अब आप देखेंगे कि जून 2021 से लेकर आप देखिए ये मैंने 9 मई 2022 तक का डाटा लिया है, बॉन्ड यील्ड अपने हाई पर है, यानी कि शार्प इंक्रीमेंट इस बॉन्ड यील्ड में हुआ है। तो इसकी वजह से देखिए ये न्यूज़ में है और गवर्नमेंट ने अभी आरबीआई को बोला है कि इस बॉन्ड यील्ड को थोड़ा सा कंट्रोल करने के कुछ उपाय उसके द्वारा किए जाने चाहिए। तो देखिए बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड मूल्य में एक विपरीत संबंध होता है, ये मैंने आपको बता दिया। मूल्य बढ़ता है तो यील्ड घटती है, मूल्य घटता है तो यील्ड बढ़ती है। अब हम देखते हैं जो हमारे काम की बात है कि बॉन्ड यील्ड का इकोनॉमी पर क्या असर जो है होता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले तो देखिए जो बॉन्ड यील्ड होती है अगर ये बढ़ती है, यानी कि बॉन्ड पर लोगों को फायदा ज़्यादा मिल रहा है, तो वो कहीं और इन्वेस्टमेंट करने की बजाय बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि शेयर मार्केट जो है उस पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि लोग शेयरों में पैसा ना लगाकर कंपनीज के कहाँ लगाने लगते हैं, बॉन्ड्स में लगाने लगते हैं। तो इसकी वजह से जो कंपनीज हैं उनको जो है पैसे की एक तरीके से कमी होने लगती है, क्योंकि अब उनके शेयरों में पैसा नहीं लग रहा है। तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है बैंकों के ऊपर डिपेंड हो जाती हैं लोन लेने के लिए। तो एक तो फ़र्क ये पड़ता है। दूसरा देखिए क्या होता है कि इससे निवेश पर, इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ता है, ये तो आप समझ ही गए। फिर देखिए अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ने का भी खतरा रहता है, जिसकी वजह से कर्ज जो है महंगा हो जाता है और होम लोन, पर्सनल लोन जो है ये सब महंगे हो जाते हैं, क्योंकि पैसा अब शेयर मार्केट में न लगकर सरकारी बॉन्ड्स में ज़्यादा जा रहा है
लोग बॉन्ड्स ज़्यादा खरीदने के मूड में हैं, तो आपको देखिए जो आपके नॉर्मल लोन्स हैं वो थोड़े से क्या है, महंगे हो जाते हैं और इसकी वजह से शेयर बाजार में देखिए गिरावट देखी जाती है। 2-3 चीज़ें अगर आप नहीं भी समझ पा रहे हैं तो रट लीजिएगा। बॉन्ड के मूल्य का बॉन्ड की यील्ड के साथ विपरीत संबंध होता है, पहली चीज़ याद रखनी है। दूसरा, इसका शेयर मार्केट पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, ये याद कर लीजिए। तीसरा, इसकी वजह से ब्याज की दरें महंगी हो जाती हैं, तो जो हमें लोन्स हैं वो थोड़े महंगे मिलने लगते हैं। चौथा, आपने ध्यान रखना है कि यदि बॉन्ड्स की यील्ड बहुत ज़्यादा गति से क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसका मतलब अगर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, मतलब लोग तो है सरकार के ऊपर थोड़ा भरोसा कम कर रहे हैं। अब वो सिक्योरिटीज़ में जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो जल्दी जल्दी उनके पास जो सिक्योरिटीज़ है उसको बेचना चाह रहे हैं कि कोई मेरे पास ये जो सरकारी सिक्योरिटी है कोई भी इसको खरीद ले, मैंने 100 की खरीदी है, कोई 70 में भी खरीद ले, 60 में भी खरीद ले। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के ऊपर इन्वेस्टर्स के अविश्वास को भी दिखाता है अगर बहुत ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन है। इतना अगर आपको याद है तो बस बॉन्ड यील्ड के प्रश्न यहीं से बनेंगे, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है और इसी के साथ हमारी वीडियो की भी समाप्ति होती है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी और अगर समझ में आई है, आपको चीज़ें अच्छे से याद रही हैं, तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो पहले खुद ही इसको सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।